बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम करेंगे विंडो टू वर्ल्ड जियोग्राफी क्लास 6 की ये बुक है और इसका हम करेंगे आज इंट्रोडक्शन अपना स्टार्ट, जिसमें आपको जियोग्राफी के बारे में बताया जाएगा कि व्हाट इज़ जियोग्राफी। अगर आप इस वाले जो है लेसन को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको ये पूरी बुक समझ आ जाएगी, क्योंकि पूरी बुक का जो निचोड़ है, जो खुलासा है, जो समरी है, उसको समराइज़ किया गया है इस एक अकेले चैप्टर के अंदर। उसको शॉर्ट करके लिखा गया है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, तो आगे आज जाके आपको मज़ीद परेशानी नहीं होगी। और क्योंकि इसमें आपको बताया गया है कि जियोग्राफी वर्ड क्या है, कहाँ से निकला है, इसका मतलब क्या है। सेकेंडली, इसकी कितनी ब्रांचेस हैं, यानी फ़िज़िकल जियोग्राफी है, ह्यूमन जियोग्राफी है और एनवायरमेंटल जियोग्राफी है। और फिर आप देखें यहाँ पर कि आपको उन्होंने सबसे पहले हमें फ़िज़िकल जियोग्राफी के तकरीबन 4 चैप्टर्स दिए हैं, फिर ह्यूमन जियोग्राफी के 3 चैप्टर्स दिए हैं, और अगेन फिर आखिरी चैप्टर जो है वो ग्राफिकल स्किल्स है या एनवायरमेंटल उसमें आ जाता है। ये एनवायरमेंटल में एक चैप्टर पूरा या 2 चैप्टर आ जाते हैं। अब हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं और आपने बहुत ध्यान से ये लेसन को सुनना है ताकि आपके लिए अगले लेसन्स जो हैं वो इजी हो जाएं समझना। मैं आपको बिल्कुल फालतू अंग्रेज़ी बोलकर परेशान नहीं करूँगी। मैं जस्ट आपको ये जो वर्डिंग लिखी है इसको अच्छे से ट्रांसलेट करूँगी ताकि आपको ऐसे ही फ़ील हो जैसे आप घर में अपनी मम्मा से पढ़ रहे हैं, और आपको ऐसा फ़ील होना चाहिए कि कोई आपको टीचर नहीं पढ़ा रही हैं, कोई आपकी अपनी बड़ी बहन या आपकी आपी या आपकी मम्मा आपको ये समझा रही हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ जियोग्राफी? और जियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ, इट्स लैंड एंड द पीपल लिविंग ऑन इट। सीधी सीधी बात है, उन्होंने आपको 2 लफ्ज़ों में बता दिया है कि जियोग्राफी का मतलब क्या है। ये हमारा प्लैनेट है अर्थ, और अर्थ के मानी होते हैं ऑन द ग्राउंड। ये वाहद एक ऐसा प्लैनेट है जिसके कुछ सही मानी हैं, नहीं तो ज़्यादातर जितने हमारे यूनिवर्स में प्लैनेट हैं, हमारे पास जो हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं, वो बाहर के मुल्क के लोगों ने क्या किया हुआ है, अब्रॉड में उनको अपने देवी देवताओं का नाम दिया हुआ है, क्योंकि वो एक फिक्शियस नाम दिया हुआ है, क्योंकि आज तक वो वहाँ तक अप्रोच नहीं कर सके, वहाँ तक जा नहीं सके उन प्लैनेट्स तक, तो उन्होंने उनको देवी देवताओं का नाम दे दिया। लेकिन क्योंकि अल्लाह ने इस ज़मीन को इंसान के लिए पैदा किया है, इसलिए इसका नाम भी अल्लाह ने ख़ुद तजवीज़ किया है, इसको ज़मीन कहा है। और इसको अंग्रेज़ी में जो इसका नाम दिया गया वो भी अर्थ दिया गया, यानी ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। द वर्ड जियोग्राफी कम्स फ्रॉम द वर्ड जियो एंड ग्राफेन। जियो मीन्स होता है टेक्स्ट, यानी कुछ लिखा हुआ, जैसे ये कुछ लिखी हुई आपको नज़र आ रही है, और ये 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। एक लफ्ज़ है टेक्स्ट और ग्राफिन का मतलब है राइट, टू राइट, कुछ लिखना, ठीक है, लिखा हुआ और कुछ लिखना। इसके अलावा यहाँ से हम अगर पढ़ना स्टार्ट करें, हेंस जियोग्राफी मीन्स टू राइट अबाउट द अर्थ, यानी हमने लिखना है, कुछ तो लिखना है, लेकिन किसके बारे में लिखना है? अबाउट अर्थ, अपनी ज़मीन के बारे में, क्योंकि हम इसके ऊपर रह रहे हैं। इट्स नेचुरल फीचर्स सच एज द लैंड, माउंटेन्स, रिवर्स, वेजिटेशन एंड क्लाइमेट, द मैन मेड फीचर्स सच एज फार्मलैंड्स एंड सिटीज़। अब उस जियोग्राफी में अब इन्होंने शामिल कर दिया है मैन मेड चीज़ें भी, लेकिन पहले जो जियोग्राफी के फ़िज़िकल फीचर्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम सिर्फ पढ़ेंगे जो कि अल्लाह ने कुदरती तौर पर दुनिया को नवाजा है, पहाड़ों से नवाजा है, दरियाओं, समुद्रों, खेतों से नवाजा है, उसके बारे में। और फिर हम मैन मेड को भी यहाँ डिस्कस करेंगे। द स्टडी ऑफ द अर्थ्स लैंड इज़ कॉल्ड फिज़िकल जियोग्राफी। जब हम अर्थ को स्टडी करेंगे तो हम उसको कहेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम फिज़िकल जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। जब आपसे कोई सवाल करता है, अगर आप अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन सा पहाड़ कहाँ पर है, या कहाँ पर डेजर्ट है, या कहाँ पर रिवर्स हैं, और कहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप फिज़िकल जियोग्राफी पढ़ रहे हैं अर्थ की। In physical geography, we look at the physical environment, the natural surroundings such as the land in which people, animals and plants live. अब जब हम physical geography को मज़ीद आगे पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन सी जगहों पर किस तरह के जानवर होते हैं, किस तरह के दरख्त पाए जाते हैं, किस तरह के दरिया होते हैं, पत्थर होते हैं, रेत होती है, मिट्टी होती है, क्योंकि ये सब कुछ फिज़िकली हमें नज़र आ रहा होता है, हम उसको टच कर सकते हैं, हम उसको फील कर सकते हैं।
द फिज़िकल इन्वायरमेंट इज़ नेचुरल नॉट मेड बाय मैन। और ये तो आपको पता है कि फ़िज़िकल इन्वायरमेंट जो है वो कुदरती होती है, अल्लाह ने बनाई होती है और अल्लाह ही उसको बिगाड़ता या संवारता है। यानी अब जो ग्लेशियर हमारे मेल्ट आउट हो रहे हैं और उनकी शक्ल चेंज हो रही है, तो वो क्यों कैसे हो रही है? वो कुदरती तौर पर हो रही है, नॉट मेड बाय मैन। जैसे फ्लड्स आते हैं, पहले वहाँ दरख्त होते हैं, फिर वहाँ दरख्त नहीं होते, दरख्त गायब हो जाते हैं। ये सब कुछ क्या क्या होता है? क्योंकि नेचुरली उस एनवायरनमेंट में फिजिकल चेंज आ रहा होता है, वो अल्लाह की तरफ से होता है। नॉट मेड बाय मैन बट एज अ रिजल्ट ऑफ मैनी नेचुरल प्रोसेसेस। वो नेचुरल प्रोसेसेस किसी तरीके के भी हो सकते हैं, वो अर्थक्वेक की शक्ल में हो सकते हैं, वो कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर की शक्ल में हो सकते हैं, जैसे कोई हरिकेन आ गया है या कोई फ्लड आ गया है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो होते नेचुरली हैं, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू होते हैं। यानी आप एक इतनी बड़ी माउंटेन को खुद से मूव नहीं कर सकते, या इस तरह की किसी भी रॉक को आप इस शेप में खुद से नहीं ला सकते पानी में खड़े होकर। ये सब कुछ नेचुरली अंडरटेक हो रहा है। तो you will find out more about the physical environment when you look at the earth, the different features on its surface, its weather, climate and the resources that are found on it. इसके अलावा जब आप इस अर्थ को पढ़ना शुरू करेंगे फिजिकली, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर सिर्फ ये पहाड़, दरिया, समंदर, जंगलात ही नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर कोई और चीज़ भी है जो फिजिकली इसको इफ़ेक्ट करती है, नेचुरली इफ़ेक्ट करती है। वो है वहाँ का मौसम। जैसे आप नॉर्दर्न एरिया में चले जाएँ, पहाड़ों पे चले जाएँ, वहाँ सर्दी होगी। आप सहरा में चले जाएँ, वहाँ गर्मी होगी और एक्सट्रीम गर्मी होगी, पानी की कमी होगी और हवा गर्म होगी, कहीं ठंडी हवा होगी और कहीं ज़्यादा पानी मिकदार में होगा, कहीं कम होगा। और वही जहाँ ज़्यादा पानी होगा वहाँ ज़्यादा बारिश होगी। आप जैसे बिलावल ने कहा है कि ज़्यादा पानी बारिश होती है तो फिर ज़्यादा पानी आता है, तो पहले जहाँ ज़्यादा पानी होगा वहीं ज़्यादा बारिश होगी। यानी वेदर और क्लाइमेट जो है वो वहाँ की सराउंडिंग और वहाँ की रिसोर्सेज के ऊपर बेस करता है कि वो कैसा इलाका है, वहाँ बारिश होगी या नहीं होगी। वो इलाका डिसाइड करता है कि वो किस जगह पर है, अर्थ में किस जगह पर उसको सिचुएट किया गया है, वो कहाँ पर वाक़या है। फिज़िकल जियोग्राफी जो है शोज़ करती है अर्थ्स नेचुरल एनवायरनमेंट दैट वी स्टडी इन फिज़िकल जियोग्राफी। फिज़िकल जियोग्राफी इज़ यूजुअली डिवाइडेड इनटू 3 मेन एरियाज़ ऑफ स्टडी। या फिज़िकल जियोग्राफी को उन्होंने 3 मेन एरियाज़ में डिवाइड कर दिया है, 3 मेन बेसिक्स उसके रास्ते निकाल दिए हैं जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आप फिज़िकल जियोग्राफी को स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन फीचर्स में आ जाता है आपका लैंडस्केप है, फिर वहाँ का वेदर और क्लाइमेट है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 में डिवाइड हुआ है और इन तीनों के नाम आपको फॉर श्योर याद करने हैं अच्छे तरीके से, और फिर उनके अंदर मज़ीद उनको जो डिवाइड किया गया है जिन बेसिस के ऊपर, उसको भी अच्छे से पढ़ना है। अब फिज़िकल फीचर में जो लैंडस्केप है उसमें आपके पास 2 चीज़ें, एक रिलीफ है, एक ड्रेनेज है। रिलीफ रेफर्स टू द हाइट एंड शेप ऑफ द लैंड, कि वो कहाँ पर वाक़या है, वो पहाड़ है, वो दरिया है, वो खेत है, वो कौन सी जगह है, वो माउंटेन है, वो पोटोहार है, प्लेट्यूज़ हैं, सतह मुर्तफ़ा पोटोहार है। यानी उसमें कहीं पहाड़ होते हैं, कहीं मैदान होते हैं, साथ साथ होते हैं सब कुछ, उसको हम प्लेट्यूज़ बोलते हैं। या बिल्कुल मैदानी इलाका, जैसे हम लाहौर गुजरांवाला में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, या हम प्लेन्स के ऊपर रह रहे हैं, या हमारे आसपास कोई पहाड़ नहीं है, कोई चट्टान नहीं है, कोई इस तरह की माउंटेन नहीं है, तो ये प्लेन्स हैं। और कुछ जगह ऐसी, जैसे अब हम जैसे ही झेलम क्रॉस करते हैं, झेलम के पास जाते हैं, वहाँ प्लेट्यूज़ स्टार्ट हो जाती हैं। यानी वहाँ पर आपको प्लेन लैंड भी मिलेगी काफ़ी रास्ते में, और फिर कहीं कहीं पहाड़ियाँ और छोटे बहुत पहाड़, और फिर जब आप माउंटेन्स में चले जाते हैं तो फिर कम्प्लीटली आप के सामने से वैनिश हो जाती हैं प्लेन्स, और ज़्यादातर वहाँ वैलीज़ और माउंटेन्स, हाई हिल्स आना शुरू हो जाती हैं। द अर्थ मेजर रिलीफ फीचर्स हैं, ये सारे रिलीफ फीचर्स हैं कि वो क्या है, उसमें क्या क्या आ गया है कि वहाँ पर माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं या प्लेन्स हैं। और ड्रेनेज क्या है, इंक्लूड्स नेचुरल वाटर बॉडीज़, या उसमें पानी के रास्ते कौन कौन से हैं, वहाँ पानी कहाँ कैसे पहुँचता है। वहाँ पर तालाब हैं, स्वैम्प्स हैं छोटे, या वहाँ पर झीलें हैं,
या वहाँ पर दरिया हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं प्लेन्स की तो वहाँ ज़्यादातर दरिया हमें मिलेंगे, और अगर हम प्लेट्यूज़ और थोड़े माउंटेन्स की बात करेंगे तो वहाँ पर हमें स्वैम्प्स मिलेंगे, छोटे छोटे तालाब होंगे या लेक्स होंगी, झीलें बनी होंगी, या जो झरने बह रहे होंगे। दरिया माउंटेन्स में से ही निकलते हैं, लेकिन मोस्टली हमें वहाँ पर लेक्स और स्वैम्प ज़्यादा मिलते हैं। इसी तरह अब हम आगे चलते हैं वेदर एंड क्लाइमेट के ऊपर। वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट एनी गिवन टाइम। अब वेदर जो है वो उस एटमॉस्फेयर का हिस्सा है जो उस ज़मीन से उसको मिल रहा है। जैसे अगर हम मरी में रह रहे हैं तो हमारे हिस्से में पहाड़ हैं और हम एक ऊंचाई के ऊपर रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड के ऊपर हैं, तो वहाँ पर ठंड ज़्यादा है और वहाँ पर बारिश भी ज़्यादा है, वहाँ पर स्नोफॉल ज़्यादा है। तो वेदर और क्लाइमेट डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है वहाँ के एटमॉस्फेयर के ऊपर। क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन, और वेदर जो है वो थोड़े टाइम के लिए रहता है, ठीक है, और चेंज हो जाता है। जैसे थोड़ी देर के लिए बारिश आई और फिर धूप निकल आई, थोड़ी देर के लिए आंधी चली और फिर रुक गई। लेकिन जो क्लाइमेट होता है इज़ द एवरेज वेदर conditions recorded at a particular place over many years. The record can be over a period of more than 30 years. और क्लाइमेट उस वक़्त बनता है जब हम कह देते हैं कि जी यहाँ पर 10 साल से बर्फ़ पड़ रही है एक जगह पर, जैसे मरी है, तो हमें पता है कि यहाँ अगले साल भी बर्फ़ पड़ेगी, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड पर है और वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है, तो वहाँ बर्फ़ पड़ती है। और हमें कोई भी मरी का नाम लेगा तो हम कहेंगे जी वहाँ सर्दी होती है, गर्मियों में भी वहाँ ठंडक होती है। तो वहाँ कहेंगे कि वहाँ का क्लाइमेट कैसे है, तो हम कहेंगे वहाँ का अच्छा क्लाइमेट है, ठंडा क्लाइमेट है, कोल्ड क्लाइमेट है। और वेदर जो है वो कैसे चेंज हो रहा है प्लेन्स के अंदर, मौसम ख़ज़ां, सरमा, बहार, इस तरह चल रहा है। लेकिन क्लाइमेट जो है वो एक जगह टिका हुआ है, एक जगह टिका हुआ है। किस तरह कि आप गर्मियों में भी अगर ऐसी जगहों पर जाते हैं तो वो ठंडी होगी, और अगर सर्दियों में आप सहरा में जाते हैं तो वो सहरा सर्दियों में भी थोड़ा गर्म ही रहता है, मतलब रातें उसकी ठंडी होती हैं। अब जैसे आगे हम चलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल्स। नेचुरल वेजिटेशन क्या है? रेफर्स टू द ट्रीज एंड प्लांट्स दैट ग्रो इन एरियाज अनडिस्टर्ब्ड बाय पीपल। ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोगों की रसाई बहुत कम होती है, वहाँ नेचुरल वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होती है। पाइन्स ट्रीज़ होंगे, आप देखिए बड़े बड़े दरख्तों पहाड़ों के ऊपर दरख्त हैं जहाँ पर इंसान नहीं पहुँच सकता या बहुत ज़्यादा नहीं जाते वहाँ पर लोकल्स नहीं इतना घूमते, तो वही पहाड़ भरे हुए हैं दरख्तों से, और वहाँ पर खूबसूरती है, और वहाँ पर स्पीसीज़ हैं, अलग अलग किस्म के परिंदे हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, हर तरह की चीज़ें हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर एक नेचुरल वेजिटेशन है। वहाँ आपने खुद जाकर सीडिंग करके वहाँ पर कुछ दरख्त नहीं उगाए, बल्कि अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पर वहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन हुई हुई है। हर तरह का दरख्त वहाँ पर पाया जाता है, यानी ठंडे इलाकों में ठंडे इलाकों के दरख्त होते हैं, ठंडे इलाकों के पौधे होते हैं। अगर आप वो दरख्त चाहें कि गर्म इलाकों में लगा दें तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो उन इलाकों के पौधे हैं और वो वहीं पल बढ़ सकते हैं, वहीं उनकी ग्रोथ होती है। और इसके अलावा सॉइल इज़ द टॉप लेयर ऑफ लूज अर्थ इन विच प्लांट्स ग्रो। और सॉइल का भी आप पीछे पढ़ के आए हुए हैं अपनी पहली बुक के अंदर, कि जो सॉइल होती है वो बिल्कुल अपर मोस्ट टॉप मोस्ट लेयर होती है हमारे अर्थ की, जो लूज़ होती है, नरम होती है, ताकि उसमें खेती बाड़ी की जा सके, उसमें पौधे उग सकें आसानी से, और वहाँ पर ज़राअत से रिलेटेड और फसलें उगाई जा सकें। अब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं, आप इनको भी अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें एक पिक्चर है एक वाटरफॉल की, हाईलैंड ऑफ नेपाल की। यहाँ पर ये कौन सा फीचर आपको बताया जा रहा है? ये फिज़िकल फीचर बताया जा रहा है आपको ड्रेनेज का। इस पिक्चर को आप एज ए ड्रेनेज देखेंगे। इसके अलावा ये भी एज ए ड्रेनेज देखा जाएगा, क्योंकि ये लेक की बात हो रही है, यानी जहाँ पानी के ज़राओं की बात होगी आप उसको फिज़िकल फीचर के लैंडस्केप वाला जो हिस्सा है नंबर 1, उसके आप ड्रेनेज में देखेंगे। ये ड्रेनेज के अंदर यानी पानी वहाँ कहाँ से आ रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोस्टल लैंडफॉर्म्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, और ये लैंडफॉर्म्स क्या हैं? यहाँ पहले कभी इस तरह की कोस्ट थी, ये वाली ज़मीन यहाँ तक थी। अब क्योंकि वहाँ पर तूफ़ान आने के बाद वो ड्रेन होता गया, निकलता गया, यहाँ से तबाह होता गया, तो कुछ उसके निशानात बाकी रह गए हैं। यानी ये जो उसके अंदर रिफॉर्म्स आई हैं या ये जो चेंजिंग आई हैं वो कुदरती तौर पर आई हैं। इसी तरह माउंटेन रेंज ऑफ
ऑस्ट्रिया है, या आज से 5,000 साल पहले या 500 साल पहले ये दिखने में थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। मे बी ये वाली बर्फ़ जो है वो यहाँ तक हो, लेकिन अब मौसम की तब्दीली की वजह से, या यहाँ पर दरख्त बहुत ज़्यादा उगे हुए हों, अब कम हैं, या ना उगे हुए हों, या अब उग गए हों, तो ये सारी पिक्चर्स जो हैं आपकी आ जाएंगी लैंडस्केप के अंदर, लैंड आपके जो फिज़िकल फीचर है उसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पर वेदर भी आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि यहाँ आपको हॉट वेदर नज़र आ रहा है और यहाँ पर कोल्ड वेदर नज़र आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ भी कोल्ड वेदर है। तो ये सारे फीचर्स जो हैं, आप नेचुरल वेजिटेशंस भी देख सकते हैं। यहाँ घास उगी नज़र आ रही है, यहाँ पर आपको घास नहीं आ रही, यहाँ पर क्योंकि रॉक्स हैं, यहाँ पर घास नहीं है। तो ये सारी तीनों चीज़ें फ़िज़िकल फीचर्स के, लैंडस्केप और वेदर, क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन से रिलेटेड हैं। होपफुली बच्चों आपको मेरे यहाँ तक का लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि अभी ये वीडियो अपलोड करना थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ये अप टू 15 मिनट्स तक लेंथी हो जाती हैं। तो मैं इंशाल्लाह ताला इसको कवर करूँगी। आज पूरी कोशिश करती हूँ कि इस चैप्टर को कवर करके अपलोड कर दूँ। अपना खूब ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। अल्लाह ने के बाद।